वेलकम टू एजुकेशन हब। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमांकन यानी डायमेंशंस के बारे में। ठीक, विमांकन किसको कहते हैं सबसे पहले उसके बारे में पढ़ते हैं। ड्राइंग के विभिन्न माप देने की प्रक्रिया को विमांकन कहा जाता है। इसके लिए विमांकन रेखाएं, विस्तार रेखाएं, चिन्ह, तीर चिन्ह, संकेत एवं नोट्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। विमांकन के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो विमांकन रेखाओं, विस्तार रेखाओं, तीर चिन्ह, संकेत और नोट्स का प्रयोग करते हैं। अब देखिए विमाओं का वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से किया गया है, नीचे दिया गया है। मेजरली यहाँ पर ये आपको 5 प्रकार दिए गए हैं। ठीक, चलिए अब इन 5 प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको आता है आकार। ये विमाएं ड्राइंग की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, व्यास से व झिरी आदि के आकार को बताती हैं। ये किसके बताती हैं तो विमाएं जो होती हैं ये आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, व्यास या झिरी आदि के आकार को बताने के लिए हम लोग साइज डायमेंशन यानी आकार विमाओं का प्रयोग करते हैं। दूसरा आ गया स्थिति विमाएं। ये विमाएं किसी ड्राइंग में सुराख के केंद्र या झिरी आदि की स्थिति को दर्शाती हैं। यानी सुराख यानी केंद्र जो रहता है, सुराख के लिए जो हम लोग पॉइंट देते हैं उसको ये दर्शाती हैं। ऐसे विमाओं को हम लोग स्थिति विमाएं यानी लोकेशन डायमेंशन कहते हैं। कार्यात्मक विमाएं, ये ड्राइंग की आवश्यकता व महत्वपूर्ण विमाएं होती हैं जिन्हें दर्शाना जरूरी होता है। ये ड्राइंग की क्या होती है तो आवश्यक और महत्वपूर्ण विमाएं होती हैं, जिन्हें दर्शाना जरूरी होता है। अब आते हैं नकारात्मक विमाएं, नॉन फंक्शनल डायमेंशन जिसको कहते हैं। इन विमाओं का ड्राइंग में सीधे तौर पे कोई महत्वपूर्ण काम नहीं होता है, लेकिन सिर्फ हम लोग को दर्शाना रहता है, इसी कारण दर्शा देते हैं इन विमाओं को। सहायक विमाएं, ये विमाएं ड्राइंग में सहायता के उद्देश्य से लगाई जाती हैं। किस लिए तो सहायता के उद्देश्य से लगाई जाती हैं। अब देखिए इन विमाओं से संबंधित ऊपर चित्र दिए गए हैं। देखिए एफ जो है वो किसको डिनोट कर रहा है तो फंक्शनल डायमेंशन को। एन एफ जो है नॉन फंक्शनल डायमेंशन। ए यू एक्स जो है किसको डिनोट कर रहा है तो ये हो गया एक्सिलरी डायमेंशन। अब नीचे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आमतौर पर विमाओं की इकाई जो होती है मिमी में दी जाती है। ऑल डायमेंशन आर एमएम। ठीक, एमएम में पहले ही बता चुके हैं किसमें नापते हैं इसको, एमएम में। अब आते हैं विमांकन के घटक। ठीक, अब देखिए इसके क्या क्या घटक होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डायमेंशन। विस्तार रेखा यानी एक्सटेंशन लाइन, ये ब्रह्म रेखा का बारीक रेखा को विस्तार करने वाली रेखा होती है। ये क्या होती है तो ब्रह्म रेखा को क्या करती है ये तो बारीक रेखा को विस्तार करने वाली रेखा होती है। इन्हें ड्राइंग के समकोण पर खींचा जाता है। हमेशा इन्हें कहाँ तो ड्राइंग के समकोण पर। इसके इसके अंतिम सिरे एक सीधी में होते हैं। क्या होते हैं इनके अंतिम सिरे एक सीध में होते हैं। इन्हें ब्रह्म रेखा से मिलते हुए या 1 मिमी दूरी से खींचा जाता है। ब्रह्म रेखा से इसको क्या तो मिलते हुए और 1 मिमी के दूरी पे हम लोग खींचते हैं। इसको एक्सटेंशन लाइन के नाम से जानते हैं। एक्सटेंशन लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए तो 1 मिमी की दूरी से इसको खींचा जाता है। दो खींची गई विस्तार रेखाएं समांतर होती हैं। दो खींची गई विस्तार रेखाएं क्या होती हैं तो हमेशा समांतर यानी पैरेलल होती हैं। अब आते हैं विमांकन यानी डायमेंशन लाइन क्या होता है। ये बारीक लाइनें होती हैं जिन्हें ब्रह्म रेखा के समांतर व लगभग 8 मिमी दूरी खींची जाती है। याद रखिए डायमेंशन लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए तो 8 मिमी की दूरी पे इनको खींचा जाता है। और ये क्या होती है तो बारीक लाइन होती हैं जिन्हें ब्रह्म रेखा के समांतर, हमेशा ब्रह्म रेखा के ये समांतर खींची जाती हैं। ठीक, इनके ऊपर मध्य में ड्राइंग का माप लिया जाता है जिसे न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। ठीक, इसमें तीर से आगे निकली विस्तार रेखा को लघु विस्तार रेखा कहते हैं। इसमें आगे की ओर जो तीर लगा रहता है उसको क्या कहते हैं तो शॉर्ट एक्सटेंशन लाइन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आते हैं हम लोग तीर का निशान। विमांकन रेखा के दोनों सिरों पर तीर के निशान बनाए जाते हैं जो विस्तार रेखा पर मिलते हैं। निमांकन रेखा के दोनों सिरों पर तीर के निशान, इसको एरो हेड के नाम से जानते हैं, जो किस पे मिलते हैं तो विस्तार रेखा पर मिलते हैं। इनकी नोक को ठीक विस्तार रेखा पर
विस्तार रेखा पर मिलाया जाता है। विस्तार रेखा से पहले या आगे को तीर के निशान नहीं लगाए जाते हैं। याद रखिए, विस्तार रेखा के आगे या पहले तीर के निशान कभी नहीं लगाए जाएंगे। इसकी लंबाई को मोटाई से 3 गुना बनाया जाता है। इसकी लंबाई क्या रहती है एरोहेड की, तो ये आपको मोटाई से 3 गुना रहता है। इसकी लंबाई मोटाई का क्या होता है 3 गुना लंबा रहता है ये। ठीक, तो इसकी मोटाई से 3 गुना पे बनाया जाता है। इसकी लंबाई को इसकी मोटाई से 3 गुना याद रखिए कि। चलिए अब आते हैं हम लोग लीडर लाइन। ड्राइंग के किसी भाग का विवरण देने के लिए उस पर तीर का निशान लगाकर बारीक लाइन द्वारा 30 डिग्री के कोण अधिक कोण पर बढ़ाकर आगे क्षैतिज रूप से मोड़ दिया जाता है, जिसे लीडर लाइन कहते हैं। क्षैतिज रूप से मोड़े गए भाग के ऊपर विवरण लिखा रहता है, उसको हम लोग लीडर लाइन कहते हैं। अब देखिए एक्सटेंशन लाइन क्या रहता है। देखिए ये हो गया एक्सटेंशन लाइन। देखिए दोनों साइड है ना एरो हेड, एरो हेड से ये जुटा हुआ रहता है, इसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ये हो गया पूरा डायमेंशन, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिगर का पूरा जो डायमेंशन लेते हैं वो डायमेंशन, और जो एरो देते हैं डायमेंशन लाइन पे उसको हम लोग क्या कहते हैं तो एरो हेड कहते हैं। और एरो हेड किससे जुटा हुआ रहता है तो एक्सटेंशन लाइन से जुटा हुआ रहता है। और ये देखिए ऊपर में जो ये हो गया तो ये न्यूमेरिकल, इसको लीडर लाइन के नाम से जानते हैं। 30 डिग्री के कोण पे ये मुड़ा हुआ है ना न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या तो विमांकन देने की विधियाँ। देखिए मेथड क्या क्या है। पहला हो गया अलाइंड विधि। ठीक, इस विधि में विमा के मान को विमांकन रेखा के ऊपर लगभग मध्य में इस प्रकार लिखा जाता है ताकि सामने से व दाएं से आसानी से पढ़ लिया जाए। सामने से और दाएं से इसको आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, ये हो गया अलाइंड, सामने से इसको पढ़ सकते हैं या दाएं से इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा आ गया यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। क्या होता है इस विधि में विमाएँ के मान को इस प्रकार लिखा जाता है कि उन्हें केवल सामने से ही आसानी से पढ़ा जाए, सिर्फ सामने से ही आसानी से पढ़ा जाए। ठीक, एक लिखने का तरीका है जिसमें क्या होता है तो सामने और दाएं दोनों तरफ से पढ़ लेते हैं। एक लिखने का तरीका है सिर्फ सामने से, तो सामने से लिखने के जो तरीके को पढ़ते हैं उसको यूनिडायरेक्शनल, और अलाइंड में क्या होता है तो सामने और दाएं दोनों साइड से पढ़ लेते हैं। जैसे नीचे में देखिए ऑप्शन, ये अलाइंड का हो गया और ये हो गया आपको यूनिडायरेक्शनल का। अलाइंड के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ही, ये 40 है और ये 20 हो गया, तो सामने से पढ़ लिया और दाएं साइड से भी इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए यूनिडायरेक्शनल में क्या होगा, एक ही साइड से सिर्फ पढ़ सकते हैं इसको हम लोग। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विमांकन का प्रबंधन, चेन डायमेंशनिंग। इस विधि में विमाओं को एक के बाद एक सीध में लिखा जाता है। इसके बाद ओवरऑल डायमेंशन भी लिखा जाता है, एक के बाद एक सीध में यानी पैरेलल में लिखते हैं, परंतु इसके लिए एक छोटी डायमेंशन को छोड़ देते हैं। ठीक, इसे कंटिन्यूइंग डायमेंशन भी कहते हैं हम लोग। चेन डायमेंशनिंग में क्या रहता है एक के बाद एक लिखते हैं, लेकिन एक छोटा जो सबसे छोटा डायमेंशन होगा उसको हम लोग छोड़ देते हैं, यानी उसके बारे में डिटेल में नहीं लिखते हैं। दूसरा आता है पैरेलल डायमेंशनिंग। इस विधि में सभी विमाएँ एक कॉमन बेस लाइन से खींची जाती हैं। इसे डेटम डायमेंशनिंग भी कहते हैं। डेटम डायमेंशनिंग के नाम से किसको तो पैरेलल डायमेंशन, और इसमें सभी विमाएँ क्या तो एक ही कॉमन बेस लाइन से खींची जाती हैं। अब नीचे में आते हैं हम लोग कौन सा है तो कार्बाइड डायमेंशनिंग। क्या होता है, सुविधा अनुसार ऊपर लिखित दोनों विधियों का मिश्रण कंबाइंड डायमेंशनिंग कहलाता है। कौन सा तो कंबाइंड डायमेंशनिंग। अब आता है नेक्स्ट कोऑर्डिनेटेड डायमेंशनिंग। इस विधि का प्रयोग आमतौर पर जिग बोरिंग मशीन के द्वारा उत्पादित पुर्जों पर किया जाता है। किसके द्वारा, जिंक बोरिंग मशीन के द्वारा उत्पादित पुर्जों पे इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका तो कोऑर्डिनेट से डायमेंशनिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। नीचे इस फिगर के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करो, पुराने हैं लाइक एंड शेयर करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर कीजिए कि जिससे हम और भी वीडियो बनाने में आप लोग का प्रोत्साहन मिले। चलिए अब हम लोग नीचे इसका फिगर देख लेते हैं इससे संबंधित। देखिए चेन डायमेंशनिंग का क्या है तो इसमें एक छोड़ कर किया जाता है। जो सबसे ऊपर वाला ये है 25 mm ऊपर में छोड़ दिया गया, लेकिन नीचे में क्या है 25 और 30 ये जोड़ के डायरेक्ट 50, इसको क्या तो 55 लिख दिया गया, और नीचे में सबसे बड़ा लाइन 90 का। और देखिए पैरेलल डायमेंशनिंग में सबसे पहले नीचे से जाए 90, 55, तब यहाँ पर ही 25, इस प्रकार से दिया गया। तो दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल गया।
और तीसरा इन दोनों का मिश्रण होता है कंबाइन। यहाँ पर ही देखिए ऊपर वाला एक छोर भी दिया गया है, ये फुल भी लिया गया है, और ये 70 लिखा गया, फिर ये 90 लिखा गया, ये कंबाइंड डायमेंशनिंग, यानी दोनों का मिला जुला रूप होता है कंबाइंड डायमेंशनिंग। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो देखिए डायमेंशन के कुछ नियम होते हैं, यानी जनरल रूल ऑफ डायमेंशनिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड साइज के अल्फ़ाबेट तथा न्यूमेरिकल का प्रयोग करो। इसमें सबसे पहले क्या, तो स्टैंडर्ड साइज के अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर 3 मिमी तक ऊंचाई में अक्षरों व अंकों का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, कम से कम 3 मिमी ऊंचाई के अक्षर या अंकों का हम लोग प्रयोग करते हैं। एक बार में एक ही डायमेंशन सिस्टम का प्रयोग करना चाहिए हम लोग को, ठीक। अलाइंड सिस्टम अधिक प्रचलित है, अलाइंड सिस्टम का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। एरो हेड ठीक के आकार का बनाओ, इसकी लंबाई व मोटाई में 3:1 का अनुपात रखें, और हेड का पॉइंट नुकीला एक्सटेंशन लाइन पर मिलना चाहिए, एक्सटेंशन लाइन पे मिलना चाहिए और नुकीला होना चाहिए, और कितना, तो लंबाई 3:1 में रखना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन को आउटलाइन से लगभग 1 से 2 मिमी दूरी से शुरू करो, परंतु अंत में सीधे में होना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो एक्सटेंशन लाइन 1 से 2 मिमी के दूरी पे हो और अंत में इसको सीधा होना चाहिए। डायमेंशन लाइन को आउटलाइन के समांतर 8 मिमी की दूरी पे खींचना चाहिए तथा न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच लिखना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू को उसके बीच में लिखना चाहिए, और कितने, तो 8 मिमी के दूरी पे खींचना चाहिए डायमेंशन लाइन को आउटलाइन के समांतर, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है, 2 डायमेंशन लाइन के बीच में कम से कम 6 मिमी का अंतर। जो अगर 2 डायमेंशन लाइन हम दे रहे हैं लगातार, तो उसमें कितना, तो 6 मिमी का अंतर होना चाहिए। एरो हेड के बाद एक्सटेंशन लाइन कम से कम 3 मिमी आगे निकली होनी चाहिए। एरो हेड के बाद एक्सटेंशन लाइन कम से कम 3 मिमी आगे की ओर निकली होनी चाहिए। 2 डायमेंशन लाइन के बीच में 6 मिमी का अंतर, लेकिन आउटलाइन से डायमेंशन लाइन में कहेगा तो 8 मिमी का अंतर होना चाहिए। डैश लाइन का पहला व अंतिम डैश से आउटलाइन से मिला होना चाहिए। डैश लाइन का पहला व अंतिम डैश किससे मिलना चाहिए, आउटलाइन से मिला हुआ होना चाहिए। सेंटर लाइन को लंबे डैश से शुरू व ख़त्म करना चाहिए। यह डैश ऑब्जेक्ट को आर पार निकलना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के आर पार निकलना चाहिए। देखिए हमेशा सेंटर लाइन जो होता है तो लंबे डैश से शुरू व ख़त्म करें, और क्या होना चाहिए, डैश जो है ऑब्जेक्ट के आर पार होना चाहिए। डायमेंशन लाइन को डैश लाइन पर नहीं खींचना चाहिए कभी भी। एक ही डायमेंशन को बार बार मत दोहराएं। सुराखों की डायमेंशन उनके केंद्र की दूरी व व्यास से दी जाती है। यदि ओवरऑल डायमेंशन दी है तो इसकी इंटरमीडिएट डायमेंशन से एक को नहीं लिखते हैं। 2 डायमेंशन लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। छोटे डायमेंशन पहले व बड़ी बाद में लिखनी चाहिए। छोटा डायमेंशन पहले लिखाएगा, उसके बाद बड़ी डायमेंशन। लीडर लाइन को एरो फीचर पर ख़त्म होना चाहिए, इसके अंत में क्षैतिज लाइन पर नोट लिखना चाहिए। वृत्त के 2 सेंटर लाइन के छोटे डैश केंद्र पर काटने चाहिए। रेडियस से पहले आर तथा व्यास से पहले फाई अवश्य लिखना चाहिए। हमें रेडियस से पहले आर और व्यास से पहले फाई अवश्य लिखना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार से प्रोत्साहन करते रहें, और भी नए वीडियो आते रहेंगे। और इसी बीच में जब अगर CBT 2 का रिजल्ट आ जाता है, CBT 2 मतलब CBT 1 का रिजल्ट जब आ जाता है, सॉरी, CBT 1 का जब रिजल्ट आ जाएगा ALP का, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का एक स्पेशल सीरीज इसमें करा देंगे CBT 2 के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तब तक के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।